पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं बच्चों भू स्ट्रैटेजी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे भू राजनीति के बारे में। चलिए हम लोग भू राजनीति के बारे में। भू राजनीति जैसे बच्चों जैसे अभी हम लोग भू स्ट्रैटेजी पढ़े, उसी तरह हमको भू राजनीति के बारे में आज हमको पढ़ना है। भू राजनीति है क्या चीज़? देखिए, भू राजनीति शब्द जो है इसका सर्वप्रथम भू राजनीतिक शब्द का प्रयोग स्वीडन के रुडोल्फ केजलिन द्वारा किया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है भूगोल की राजनीति या राजनैतिक भूगोल। बच्चों भू राजनीति, भू का मतलब बिल्कुल फितरा, जैसे भू स्ट्रैटेजी यानी अर्थ युद्ध नीति के निर्धारण में भूगोल की भूमिका, उसी तरह जो है एक प्रकार इसको हम कह सकते हैं कि राजनीति के निर्धारण में भूगोल की भूमिका। तो जैसे भूगोल की राजनीति भी कह सकते हैं, राजनैतिक भूगोल भी कह सकते हैं, या भूगोल की राजनीति से संबंध या राजनीति के निर्धारण में भूगोल की भूमिका या भूगोल का महत्व, तो है बच्चों भू राजनीति। अब देखिए, किसी राष्ट्र की राजनीति उस राष्ट्र की धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, ये क्या है बच्चों, रीति रिवाज, भूगोल आदि का बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है किसी देश की राजनीति में। और भूगोल के अनुसार जो है राष्ट्र की राजनीति, धार्मिक नीति, परंपराओं आदि का निर्माण किया जाता है भूगोल के ही अनुसार। बच्चों किसी भी देश की राजनीति, धर्म नीति, परंपरा, युद्ध नीति, युद्ध कला, इन सब पर अगर देखा जाए तो भूगोल का, राष्ट्र की बनावट का, राष्ट्र की भूमि के बनावट का, ठीक है, सीमाओं का, उसके मौसम का, इन सब का विशेष महत्व, विशेष प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों के निर्धारण में। ठीक, जैसे देखा जाए जैसे भूगोल की राजनीति जो है, अब इसमें भूगोल की राजनीति में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र कैसे हैं, भूगोल हमारा कैसा है, उसी के आधार पर हम पड़ोसी राष्ट्रों से कैसा संबंध बनाते हैं और अपने राष्ट्र के अंदर की हम कैसे नीति चलाते हैं, कैसी व्यवस्था चलाते हैं, कैसा रहन सहन चलाते हैं। ठीक, खास करके ये देखा जाए तो ये उस राष्ट्र की भूगोल, वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ की जलवायु, इन सब पर निर्भर करता है कि हमको अपने राष्ट्र की पड़ोसी राष्ट्रों के साथ किस प्रकार हमको व्यवहार करना है। ठीक है, चलिए भूगोल की राजनीति, इसके अंदर जो प्रमुख तत्व हैं वो है पहले राज्य की दफा में आ जाती हैं बच्चों सीमाएं। सीमाएं कैसे हो सकती हैं? जलीय भी हो सकती हैं, थलीय भी हो सकती हैं, ये सही बात है। अब देखिए, जलीय में तो सीधी सी बात है केवल सामुद्रिक सीमाएं होंगी, लेकिन थलीय में पर्वतीय भी हो सकती हैं और मैदानी भी हो सकते हैं। ठीक, पर्वतीय यानी पहाड़ी, मैदानी का मतलब प्लेन, जिस पे जंगल भी हो सकते हैं, रेगिस्तान भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, और रही बात नीतियों की, हमारे राज्य की जो नीतियां होती हैं आंतरिक नीति और बाह्य नीति, दो प्रकार की नीति होती है। एक राष्ट्र के अंदर राष्ट्र को चलाने की व्यवस्था जो होती है वो है आंतरिक नीति, जिसमें खास करके एक राष्ट्र को अपनी नीतियों में सबसे पहले जो ध्यान दिया जाता है वो होता है विकास, कि राष्ट्र का विकास कैसे किया जाए। और दूसरा होता है राष्ट्र के नागरिक राष्ट्र के कानून का पालन करें, वो है संविधान एवं राज्य की व्यवस्था, इसे हम कहते हैं। तो आंतरिक नीति जो निर्भर करती है, पहला नंबर राष्ट्र का विकास और राष्ट्र की राजनीति, राष्ट्र का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, वही कह सकते हैं, राजनीति ही कह सकते हैं हम लोग। और वाह्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वाह्य में जैसे विदेश नीति, पड़ोसी राज्यों से संबंध, व्यापारिक नीति, समुद्री व्यापार एवं समुद्र पर निर्भरता, ये सभी चीज़ें जो है ये बाहरी नीतियां हैं। ठीक, वाह्य नीति में विदेश नीति, हमको पड़ोसी राज्यों से कैसे व्यवहार रखना चाहिए, इसका भी निर्धारण भूगोल के द्वारा होता है, क्योंकि भूगोल के द्वारा भूगोल की जो स्थिति है उसी के आधार पर ही एक राष्ट्र की व्यवस्था, विकास और निर्भरता, इन सब चीज़ों के लिए भूगोल महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। और राष्ट्र की विदेश नीति, पड़ोसी राज्यों से संबंध, व्यापारिक नीति में हम कह सकते हैं हमको किन मार्गों से व्यापार करना है, हमारी भूमि की व्यवस्था कैसी है। अगर हमारी थलीय सीमा है तो हम सिर्फ थलीय व्यापार कर सकते हैं, अगर समुद्रिक सीमा है तो समुद्री व्यापार कर सकते हैं, और दोनों सीमाएं हैं तो हम समुद्री एवं थलीय दोनों प्रकार के व्यापार कर सकते हैं। तो इसका भी निर्धारण जो है भूमि के ही आधार पर होता है। ठीक, समुद्री व्यापार एवं समुद्र पर निर्भरता,
ये भी ठीक है। और उत्थान हेतु उठाए जाने वाले कदम, पहला नंबर पड़ोसी राज्यों को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे पड़ोसी राज्यों से कैसे व्यवहार है, पड़ोसी राज्य हमारा किन चीज़ों में सक्षम है, उससे हम किस प्रकार व्यवहार करें, किस प्रकार उससे अपनी मदद लें, किस प्रकार अपना विकास करें। वैसे भी बच्चों राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हित प्रमुख होता है, ना तो कोई अस्थायी शत्रु होता है, ना कोई अस्थायी मित्र होता है। और सामुद्रिक दोहन अगला है, हम समुद्र का कितने तरीके से उपयोग कर सकते हैं, समुद्र पर निर्भरता, चाहे मछलियाँ पकड़ें, चाहे समुद्र के रास्ते व्यापार करें। समुद्र को तो रत्नाकर कहा गया है, रत्नों की भंडार उसमें है, रत्नों का भंडार उसमें है। हमको उस रत्नों के भंडार को हमको किस रूप में निकालना है। जैसे ब्रिटेन को देखा जाए तो ब्रिटेन ने जो है रत्नाकर का प्रयोग लगभग संपूर्ण विश्व को उसने व्यापार के रूप में, हिंद महासागर को उसने झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो वैसे भी देखा जाए तो जो पड़ोसी खास करके जो समुद्र के निकट के प्रदेश होते हैं, इनका बहुत हद तक समुद्र पर निर्भरता इनकी ज़्यादा होती है। वहाँ से भोजन के लिए मछलियाँ भी पकड़ते हैं, समुद्री रास्ते से व्यापार भी करते हैं, मछलियों का व्यापार भी करते हैं और अन्य सारी चीज़ों का भी व्यापार करते हैं। आंतरिक खनिज पदार्थ, आंतरिक खनिज पदार्थ बच्चों चाहे समुद्र के अंदर के खनिज हों, चाहे जो है हमारे थलीय स्थानों के खनिज के हों, थलीय पर्वतीय जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, खास करके चाहे पठारी क्षेत्र में हो चाहे पर्वतीय में हो, इन पर जो है बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक, अब देखिए भू राजनीति जो है ये क्या क्या निर्धारित करता है। पड़ोसी देशों से संबंध, व्यापारिक नीतियाँ, सामुद्रिक नीतियाँ। सामुद्रिक नीति में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सामुद्रिक दोहन और सामुद्रिक व्यापार। ठीक, चलिए, और हमारी जो है भू राजनीति क्या निर्धारित करती है कि राष्ट्र के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा भूगोल इन सारी व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है कि हमारे कैसे पड़ोसी हैं और हम भूगोल पर बहुत कुछ हद तक राष्ट्र के विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भू राजनीति शब्द राजनीतिक संबंधों के भूगोल विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों की व्याख्या करता है और इसका सीधा संबंध उस विज्ञान से है जिसके अंतर्गत प्रमुख धारणाओं, विशेषतः राष्ट्रों की राजनीतिक क्रिया के ऊपर स्थित प्रभाव का अध्ययन करता है। भूगोल तथा राजनीति दोनों विषयों के घात प्रतिघातों का निष्कर्ष ही भू राजनीति है। इसमें भूगोल और राजनीति बच्चों, राजनीति भूगोल जो है, भूगोल से ही राजनीति निर्धारित की जाती है, ना कि राजनीति से भूगोल निर्धारित किया जाता है। ये बात दूसरी है, जब सीमाओं को परिवर्तन किया जाता था तो सीमाओं से खास करके उस समय राजनीति के द्वारा युद्ध को एक राजनीति के कार्यान्वित करने का साधन माना जाता था। उस समय जो है भूगोल का निर्धारण राजनीति से हो सकता था, क्योंकि भूगोल जो है एक राष्ट्र को अपनी सीमाएं बढ़ाना या भूगोल को परिवर्तित करना, भाई जो प्रकृति प्रदत्त भूगोल है उस पर हम परिवर्तन तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में प्रकृति प्रदत्त भूगोल में भी बहुत कुछ परिवर्तन किया जा रहा है और किया जा सकता है। जैसे पहाड़ियों को काट कर कृषि योग्य बनाना, जंगलों को काट छांट कर कृषि योग्य बनाना, तो ये चीज़ें जो है आजकल के इस मशीनीकरण के युग में ये करना संभव हो रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ, उस समय जो है राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो एक राष्ट्र अपने भूगोल को परिवर्तित करने के लिए या अपने इस क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाने के लिए वो युद्ध का सहारा लेता था, जो खास करके राजनीतिक हित माना जाता था, राजनीतिक हित के रूप में उनका प्रयोग करता था और अंतिम विकल्प के रूप में अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए युद्ध का सहारा लेता था। ठीक, चलिए अब इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, खास करके ये राजनीतिक। ऐसे बच्चों देखा जाए तो भू राजनीति, भू स्ट्रेटजी, किसी भी राष्ट्र की राजनीति वहाँ के भूगोल द्वारा ही निर्धारित होती है। किसी भी राष्ट्र की परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन सब पर भूगोल का विशेष प्रभाव होता है।
जैसे कि फुनतुजू ने भी कहा है कि एक राष्ट्र को चाहिए कि कोई भी युद्ध नीति का निर्धारण करते समय, युद्ध नीति को बनाते समय भूगोल का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है बच्चों, भूगोल का विशेष ध्यान रखा जाए और खास करके प्रयास ये किया जाता रहा है कि अपने लिए उचित और शत्रु के लिए अनुचित, अपने लिए लाभदायक एवं शत्रु के लिए हानिकारक भूमि का चुनाव किया जाता रहा है। चलिए आज हम लोग आगे पढ़ते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। विश्व की कुल 2.4% भूमि भारतीय क्षेत्र है, अर्थात विश्व की कुल 2.4% भूमि पर भारत का अधिकार है और जनसंख्या के मामले में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत की है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, अर्थात चीन के बाद दूसरा देश भारत है और सीमाएं, जिसकी कुल सीमा है, भारत की सीमा 22,716 किलोमीटर, कुल सीमा रेखा की लंबाई भारत की है 22,716 किलोमीटर। इसमें स्थलीय सीमा जो है वो है 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा जो है वो है 6100 किलोमीटर। लेकिन द्वीप सहित कुल तटीय सीमा है बच्चों 7,516.6 किलोमीटर। अब उत्तर दक्षिण लंबाई जो है ये है 3,214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई मध्य में 3,214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये चूँकि निश्चित नहीं है, ये रही है कि हर स्थानों पे ये जो है कब ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से देश हैं? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। खास करके चीन जो है, भारत और चीन से जो लगी सीमा रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है ये रेडक्लिफ रेखा है। थली सीमा और समुद्री सीमा को फरक्रीक रेखा बोलते हैं बच्चों। बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की है। नेपाल सीमा रेखा लगभग 1600-1700 किलोमीटर के आसपास है। भूटान एक भारत का संरक्षित राज्य है, लगभग भारत के ही अंदर स्थित है। भारत और चीन की सीमाएं इससे मिलती जुलती हैं। म्यांमार ये भी भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। अफगानिस्तान, इसकी सीमा रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम है बच्चों डूरेंड रेखा। क्योंकि जब 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर को पर आक्रमण किया था और उसके बाद आज तक उसका निपटारा नहीं हो पाया, तब से लेकर इस समय तक जो सीमा रेखा है वो भारत और अब सीमा रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बन चुकी है डूरेंड रेखा। लेकिन नियमतः जो निर्धारण हुआ था वो था भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा, जो लगभग ऐसे 70-75 किलोमीटर के आसपास है। पड़ोसी राष्ट्रों की स्थिति बच्चों, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की स्थिति क्या है? देखिए उत्तर पश्चिम में कौन कौन से हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में है तिब्बत, खास करके वर्तमान समय में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर रखा है, इसलिए उसको वर्तमान चीन का ही भाग माना जाना चाहिए। उसके बाद उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी ये समुद्र है बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि भारत का ही है। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का ही है। अरब सागर ये खास करके भारत और चीन दोनों की सीमाओं के अंतर्गत है। ठीक। और समुद्र में स्थित भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? दक्षिण पश्चिम में मालदीव है और श्रीलंका है। दक्षिण पूरब में थाईलैंड एवं इंडोनेशिया है। जलीय एवं थलीय सीमा वाले पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा एवं अरब सागर। भारत और पाकिस्तान की जो समुद्री सीमा है वो अरब सागर में होती है, अरब सागर में है, और थलीय सीमा उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। बांग्लादेश जो खास करके पूर्व पाकिस्तान का ही, पूर्वी पाकिस्तान का ही एक
पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पहले से जाना जाता था। 1971 में इसका बंटवारा करके इसे बांग्लादेश का नाम दिया गया। इसकी पूर्वी सीमा एवं बंगाल की खाड़ी, पूर्वी सीमा भारत की बांग्लादेश से मिलती जुलती है एवं बंगाल की खाड़ी भारत और बांग्लादेश की समुद्र में मिलती हैं। म्यांमार, ये भी पूर्वी सीमा एवं बंगाल की खाड़ी चाहे अरब सागर हो बच्चों, ये सब हिंद महासागर के ही हिस्से हैं। ठीक, चलिए। और सैन्य शक्ति के विकास में भौगोलिक आधार, खास करके लंबी स्थलीय सीमा विशाल थल सेना के संगठन में सहायक होती है। जिस राष्ट्र की थली सीमा लंबी है उसके लिए विशाल थल सेना की आवश्यकता होती है। जैसे भारत की बात इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, पर्वतीय और थलीय सीमाएं काफ़ी विशाल हैं, इसलिए भारत को एक विशाल थल सेना की ज़रूरत है, और है भी ऐसा ही। लगभग 13-14 लाख के आसपास भारत की थल सेना है। और सुरक्षा हेतु विशाल थल सेना की आवश्यकता भी है, क्योंकि बच्चों थलीय सीमा जितनी लंबी होगी, पड़ोसी राष्ट्रों से सुरक्षा के लिए उतने ही ज़्यादा थल सेना की व्यवस्था करनी पड़ेगी। थल सेना की व्यवस्था और उससे संबंधित उपकरणों की। पर्वतीय सीमा जो है खास करके भारत की उत्तरी सीमा पर्वतीय सीमा है, पाकिस्तान खास करके कश्मीर के आसपास की सीमाएं, और इधर चीन से लगी हुई चीन की सीमाएं, इसलिए पर्वतीय रेजिमेंट के गठन में सहायक होती हैं। और पर्वतीय युद्ध कला में प्रशिक्षित सैनिकों की आवश्यकता भी होती है इन पर्वतीय सीमा की सुरक्षा के लिए। 1962 के युद्ध में भारत चीन से पराजय में एक कारण ये भी था कि भारत के पास जो है पर्वतीय डिवीजन नहीं थी, ना के बराबर थी। ठीक, चलिए। लंबी तटीय सीमा विशाल नौसेना के गठन में सहायक एवं आवश्यकता पड़ती है इसकी। भाई तटीय सीमा है यानी समुद्री सीमा है विशाल, तो विशाल नौसेना के गठन की जरूरत भी पड़ेगी और सहायक भी होती है। और सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक होती है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सीमा। विशाल तटीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी उपयुक्त होती है। और सामुद्रिक संसाधनों की सुरक्षा की आवश्यकता, इसके लिए भी तटीय सीमा, इसके लिए भी नौसैनिकों की जरूरत पड़ती है। शक्तिशाली वायुसेना, खास करके हर प्रकार की सुरक्षा कार्रवाई के लिए एक सहायक सेना के रूप में आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार में प्रयोग हम लोग वायुसेना का कर सकते हैं। खास करके स्वतंत्र कार्य हेतु वायुसेना का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए भी शक्तिशाली वायुसेना की जरूरत पड़ती है, या तीव्र कार्रवाई के लिए वायुसेना की जरूरत पड़ती है, जिसमें लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, अन्य कई प्रकार के विमान आते हैं बच्चों आजकल के समय में। और आजकल स्थिति जो कुछ भी है, आजकल जैसे कहा जाता है कि इस भूमंडलीकरण के युग में संपूर्ण विश्व सिमट कर एकदम बिल्कुल छोटा हो गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हर व्यक्ति की पहुंच हो चुकी है। कोई भी चीज़, कोई भी स्थान, कोई भी क्षेत्र अब ऐसा नहीं है जहां पर मनुष्य ना पहुंच सका हो। इतना ही जब मानव जो है इस कगार पर पहुंच गया, इस स्थिति पर पहुंच गया कि वो जो है चंद्रमा पर पहुंचने की क्षमता रखने लगा, तो ये धरती है, तो भूमंडल का कौन सा भाग जो है उससे बचा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये वीडियो लंबा होगा, इसलिए आगे हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान की अगले भाग में। तो बच्चों इसमें हम यही चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि भू राजनीति और भू स्ट्रेटजी, एक राष्ट्र को अपनी नीतियों को निर्धारण के समय, युद्ध नीति हो, विदेश नीति हो, चाहे जैसे भी हो, उसको अपने भूगोल का विशेष ध्यान रखना होगा। और भूगोल में सीमाएं भी आती हैं, पड़ोसी राष्ट्र भी आते हैं, भूगोल पर्वतीय सीमाएं चाहे जैसे भी हों। और एक राष्ट्र की आंतरिक राजनीति में उस देश की परंपरा, रीति रिवाज, भूगोल की बनावट और वहाँ पर पाए जाने वाली व्यवस्था, उसी के आधार पर एक राष्ट्र की परंपराएं निर्धारित होती हैं बच्चों। खास करके वैसे भी देखा जाए तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के निर्धारण, एक राष्ट्र की संपूर्ण व्यवस्था के निर्धारण में जो प्रमुख तत्व है, जो पहला तत्व है, वो बच्चों है भूगोल। ठीक, वो है भूगोल। चलिए